वालेकुम जी। उम्मीद कि आप तमाम खैरियत से हैं और मामलात ज़िंदगी बेहतरीन चल रहे हैं। मेरा नाम मलिक वकास असलम है एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। You may be watching this on my Facebook page or Reformers Legal's Facebook page or my or Reformers YouTube channel. So we welcome you all from whatever platform you're watching this lecture. आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी को स्टार्ट करना है। क्योंकि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एक जामिया टॉपिक है, तो वो एक क्लास में कवर करना मुमकिन नहीं है। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये है किन लोगों के लिए, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या जो CSS PMS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपको इसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर पजल भी हो जाते हैं कि ये चूँकि क्रिमिनोलॉजी के ऊपर कंटेंट ज़रा कम अवेलेबल होता है जनरली, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट में हों तो थ्योरीज ज़रा कंफ्यूजिंग होती हैं, कन्फ्यूजन होती है उनके अंदर, तो उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। सो हमने कोशिश की है कि इस सीरीज़ के अंदर इसको जो है वो मुकम्मल कवर करें, और आज के इस लेक्चर से हम जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, और फिर फॉलोइंग जो इसके बाद वीडियोज़ आएंगी वो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल टॉपिक को कवर कर लेंगे। और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम चूँकि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हमारा आज का टॉपिक भी है, उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हम क्रिमिनोलॉजी की ज़रा डेफिनेशन देख लें कि क्रिमिनोलॉजी होती क्या है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जब अंडरस्टैंड करते होंगे तो फिर ही हम इसकी थ्योरी समझ सकेंगे ना। सो व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी? Criminology is the scientific study of crime and criminal behavior, including the causes, consequences, and prevention of criminal activity. यानी ये बेसिकली क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर का साइंसी मुताला है। आप क्राइम की वजूहात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उससे बचने के, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से बचने के तरीके हैं, उनके ऊपर इसके अंदर स्टडी किया जाता है। इन एरियाज़ को पढ़ा जाता है, इनको हर तरह से इनके जो है मुख्तलिफ पहलुओं को स्टडी किया जाता है। अच्छा जी, ये तो भी क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन। क्रिमिनोलॉजी के हवाले से जो जनरल बेसिक लेवल की वीडियोस हैं वो भी इंशाल्लाह कभी डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग हमारे आज का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हैं। अच्छा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझाना भी चाहता हूँ। वो ये कि कोई भी सब्जेक्ट जब हम उसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं तो आपको हमेशा उसके अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स मिलेंगे, जिसे आप मकतबा फ़िक्र भी कह देते हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र होते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर, जिन्हें हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहते हैं। अब वो उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट जब उसको स्टडी किया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ मुफक्किरीन मुख्तलिफ आरा देते हैं, मुख्तलिफ लोग उसके बारे में सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो मुख्तलिफ नताइज उससे अखज़ करते हैं। अब जब कुछ थिंकर्स एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, रिसर्च करते हुए, काम करते हुए एक ही नज़रिया रखते हैं, तो उनको एक ग्रुप की शक्ल में देखा जाता है, और वो फिर हम कहते हैं कि ये इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर फॉल करते हैं। और इसी तरह से जब कोई उनके ऑपोजिट कोई और नज़रिया होगा तो वो कोई ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्कॉलर्स उस एक स्पेसिफिक थॉट के ऊपर एग्री करते होंगे, तो हम उनको उस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कंसिडर कर लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर अब जो दूसरी चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि क्रिमिनोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी इसी तरह से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मुख्तलिफ स्कॉलर्स क्रिमिनोलॉजी को मुख्तलिफ तरह से स्टडी करते रहे, और मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें इसके अंदर फिर उन्होंने डिफ़ाइन की, मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन की, और जो एक जैसे तरीक़ों से डिफ़ाइन होती रही तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट में थे, और जब नए तरीके से डिफ़ाइन हुई तो वो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में फॉल करने लगी। क्रिमिनोलॉजी के अंदर बेसिकली दो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्लासिकल स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल। अब इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर रह के ही क्रिमिनोलॉजी की सारी थ्योरीज इन्हीं के अंदर ही तकरीबन फॉल करती हैं।
बाकी इनके अंदर कुछ सब स्कूल्स हैं, कुछ सब ब्रांचेस हैं, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। आज हमने क्लासिकल स्कूल को अपना टॉपिक बनाना है इस वीडियो के अंदर, और फिर हम इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर पॉजिटिव स्कूल को और उसकी आगे फर्दर डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लासिकल स्कूल को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लासिकल स्कूल को भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। प्री क्लासिकल इरा यानी क्लासिकल स्कूल की डेवलपमेंट से पहले का इरा, उसके बाद क्लासिकल स्कूल, और फिर न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब ये सारी क्लासिकल स्कूल के साथ अटैच्ड हैं, तो हमने इनको डिटेल में आज डिस्कस करना है। तो पॉजिटिव तो इसमें नहीं हम डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन हम क्लासिकल स्कूल को इसमें आज प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और इसके तीनों इराज को, तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले प्री क्लासिकल इरा की बात करते हैं। अच्छा जी, ये जो प्री क्लासिकल इरा है, इसको डेमनोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ रेफर किया जाता है, क्योंकि ये प्री क्लासिकल इरा था। 17th सेंचुरी के इरा के अंदर क्राइम की जो एक डेफिनेशन मौजूद थी वो रिलीजियस डेफिनेशन थी। इसके पीछे जो एक रीज़न समझ आती थी वो सिर्फ रिलीजियस रीज़न मानी जाती थी। वो ये कि कोई भी शख्स जब क्राइम करता है तो वो अपनी विल से नहीं करता, बल्कि उसे कोई डेमनोलॉजिकल, कोई डीमन, कोई एविल स्पिरिट, कोई एविल पावर उसको पोजेस कर लेती है, और उसके इन्फ्लुएंस में आके वो बंदा वो क्राइम कमिट करता है। और फिर इसकी वजह से ही ये जो चीज़ें हैं, चूँकि ये इन मिथ्स और सुपरस्टिशंस के साथ अटैच्ड होने की वजह से फिर उन्होंने सज़ाएं भी उसी तरह से रखी। अब उन लोगों ने इतनी सख्त सज़ाएं डेवलप कर दी, इतनी सख्त जो है ना वो इसके अंदर पनिशमेंट्स का और इसकी जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर था वो इतना सख्त कर दिया। उनका ये मानना था कि ये जो बंदा मासूम होगा, जो बंदा इनोसेंट होगा, जिसकी कोई गलती नहीं होगी, अगर वो किसी क्राइम में इंडल्ज हो भी जाता तो फिर सज़ा उसे नहीं मिलेगी, बल्कि उस स्पिरिट, उस इवल, उस डीमन को मिल रही होगी जिसकी पोजेशन या इन्फ्लुएंस में आके वो बंदा ये काम कर रहा है। और अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंच भी रही है तो वो तकलीफ़ जो है वो उसी डीमन को ही पहुंचेगी। और अगर फिर भी वो, यानी अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर उसको कोई मसला नहीं होगा, चाहे वो बंदा उसकी वजह से मर ही क्यों ना जाए। लेकिन वो लोग यही समझते थे कि ये जो सज़ा हो रही है ये उस डीमन को, उस एविल पावर को, या वो उसको इन्फ्लुएंस करने वाली उस सुपर नेचुरल फोर्स को हो रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, स्लाइड्स को भी पढ़ लेते हैं। द प्री क्लासिकल स्कूल इज़ कॉमनली नोन एज द डेमनोलॉजिकल स्कूल फॉर द सोल रीज़न दैट ड्यूरिंग द 17th century द डेमनोलॉजिकल थ्योरी फ्लॉरिश्ड in Europe with the dominance of the church and religion. Since during this time the scientific explanation was not given preference and concept of crime was vague and based on superstitions and myths. Hence the explanation of criminal behavior were sought through spirits, demons and unknown power. जो बात हमने डिस्कस की, the principle behind such a concept was that a man commits a crime due to the stimulus of some external force or an evil spirit which is beyond the control and understanding of man, then he was possessed by such a spirit. The wrath of God and natural agencies were considered to give punishment to the offenders. The offenders were subjected and had to go through battles, pelting of stone, and was believed that no harm would be caused if the offender was innocent, which was termed as the ordeal test and was a method of torturing or subjecting the offender to severe torture to determine whether or not such an offender was guilty of the offense which he was charged with. The justification advanced for these rituals was the familiar belief that when the human agency fails, recourse to divine means of proof becomes most inevitable. However, such practices were the most irrational according to the modern mind. They were universally accepted. अब ये जो प्रैक्टिसेस थी, जाहिर है कि टोटली इरेशनल भी थी, क्योंकि एक समझदार इंसान इस चीज़ को नहीं मान सकता
और फिर इसके ख़िलाफ़ जो आगे आरा आई वो फिर आगे इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन में जब जाएंगे तो आप अभी उसको समझेंगे। सो ये प्री क्लासिकल स्कूल था जो ये मानता था कि सिर्फ रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है, सिर्फ रिलीजियस डेफिनेशन है, सिर्फ रिलीजियस जो है वो रीजंस या इन स्पिरिट्स को, डीमंस को और एविल पावर्स को जब वो ज़िम्मेदार माना जाता था क्राइम का, और फिर सज़ाएं भी उन्हीं के अकॉर्डिंग दी जाती थी कि जी तकलीफ़ तो उनको पहुंच रही है। अच्छा अच्छा जी, दूसरा स्कूल जो इसके अंदर है वो क्लासिकल स्कूल है। क्लासिकल स्कूल में जो तीन मेन इसके फाउंडिंग फादर्स या मेन एक्सपोनेंट्स कह लीजिए, वो तीन बहुत बड़े नाम भी हैं। सीजर बेकारिया वाज द फर्स्ट पर्सन, इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। सर जर्मी बेंथम का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत नामवर जूरिस्ट रहे हैं, अमेरिकन जूरिस्ट थे। सर सैमुअल रोमेली ब्रिटिश लॉयर थे। अच्छा जी, इन तीनों की जो इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और सीजर बेकारिया जिनको फाउंडिंग फादर भी माना जाता है स्कूल का, वो बेसिकली जर्मी बेंथम के कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से बड़े इंस्पायर्ड भी थे। तो स्टार्ट करते हैं जी स्लाइड्स के साथ। क्लासिकल स्कूल के बारे में थोड़ी सी बातें जान भी लीजिएगा। क्लासिकल स्कूल ने बेसिकली जो काम किया था, इनका बिलीव ये था कि इंसान जब कोई क्राइम करता है तो वो किसी एविल पावर के पोजेशन के अंदर नहीं करता, या किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं करता, किसी डीमन के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं करता। तो जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन थी प्री क्लासिकल स्कूल की, उससे इन्होंने निगेट कर दिया था, उसे डिनाई कर दिया था। और फिर क्लासिकल स्कूल ने जो दी एम्फेसिस दिया वो फ्री विल पे दिया, कि ह्यूमन फ्री विल और रैशनल चॉइस के साथ नाप तोल के क्राइम करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये क्राइम है। अच्छा, और ये इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, स्विफ्ट होनी चाहिए, सवेयर होनी चाहिए, और सबको जो है ना वो मिलनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई, और इन्होंने कहा कि जी आर्बिट्रेरी जो विल है वो जो उसको ख़त्म करने पे इन्होंने ज़ोर दिया इसके अंदर। तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। द pioneers and the scholars of the classical school of criminology are Cesar, ये सेसारे भी के लोग पढ़ लेते हैं, बेकारिया, जर्मी बेंथम एंड रोमेली. The main belief of this school is that all men are self-seeking and therefore they attempt to commit the offense on account of the free will, and not on account of being possessed by an evil spirit. According to the theory of this school, men possesses free will and therefore uh, act as per their pleasure and in order to create pain, hedonism. प्लेजर और पेन का कॉन्सेप्ट और हेडोनिज्म के कॉन्सेप्ट को हम ज़रा डिस्कस करेंगे इन डिटेल भी, लेकिन फ़िलहाल टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। टू द विक्टिम द थ्योरी डिवाइज्ड बाय द प्री क्लासिकल स्कूल वाज रिजेक्टेड। अब जो बात हमने की कि प्री क्लासिकल स्कूल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। Beccaria, renowned criminologist, proposed that the punishment of a crime that is decided should be proportionate and in accordance with the seriousness, कि जितना क्राइम सीरियस है उतनी ही वो प्रोपोर्शनेट उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। दिस थॉट वाज बेस्ड ऑन द सिंपल रीज़न दैट टॉर्चर वाज इनएप्रोप्रिएट एंड थस अलाउड द वीक टू incriminate एंड द स्ट्रॉन्ग वुड बी फाउंड इनोसेंट बिफोर दैट एजुकेशन बिकॉज ऑफ सोशल पोजीशन, कि वो जो सोशल पोजीशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन थी वो भी ख़त्म करने के ऊपर इसमें चूँकि इनका जोर था। द आइडियोलॉजी ऑफ बेकारिया वाज सपोर्टेड बाय वेरियस क्रिमिनोलॉजिस्ट एट एम्फसिस अपॉन द criminal rather than crime. The classical school focuses on the principle of deterrence instead of the retributive theory. अच्छा, ये retribution की बजाय deterrence पे इसलिए ध्यान देते थे कि इनका ये जहन था कि सज़ा के साथ जो है ना इबरत होनी चाहिए दूसरों को, कि वो लोग आगे से क्राइम करने से बाज रहें। ठीक है, तो ये एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल स्कूल को ज़रा स्टडी कर लेते हैं। द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द क्लासिकल स्कूल was that it was based upon an abstract presumption of free will and relied solely on the act, the crime, without devoting any attention to the state of mind of the criminal or on the criminal. अच्छा, अब इसको ज़रा समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपको फिर न्यू क्लासिकल स्कूल को समझने में भी ज़रा आसानी होगी। क्लासिकल स्कूल का इशू ये था सबसे बड़ा कि इन्होंने फ्री विल के ऊपर तो जोर दिया, जो कि एक अच्छी बात थी, इन्होंने पिछले एक मिथ को ख़त्म किया, लेकिन इन्होंने जब फ्री विल पे बात की तो इन्होंने कोई फ़र्क ही नहीं रखा किसी भी शख्स के क्राइम करने के अंदर, कि मतलब उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी कंडीशन, उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, क्रिमिनल के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ क्राइम के ऊपर जोर देते रहे। तो वो जो चीज़ थी कि मतलब इट मीन्स के क्रिमिनल की स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो जो चीज़ थी, इस चीज़ को थोड़ा सा
जो है ना वो बैकलैश आया स्कूल को, और ये फिर इसी वजह से ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सका। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद पढ़ भी लेते हैं। सो अनदर शॉर्ट कमिंग, अब इसकी दूसरी जो गलती क्या थी कि अनदर शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस स्कूल वाज दैट दे प्रिस्क्राइब्ड इक्वल पनिशमेंट्स, कि उन्होंने सेम पनिशमेंट्स रखी फॉर सेम ऑफेंस एंड क्रिएटेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट ऑफेंडर्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, के बार बार क्राइम करने वाले रिपीटेड ऑफेंडर्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स और पहली बार क्राइम करने वाले की सज़ा में कोई फ़र्क नहीं रखा है, रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, और फिर ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को जो है वो नहीं देखा गया। हाउएवर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी लाइज इन द फैक्ट दैट दे रिकॉग्नाइज एंड सजेस्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सब्सटेंशियल रोबस्ट क्रिमिनल पॉलिसी which would overcome the barrier of allotting arbitrary punishments। तो फिर arbitrary punishments ज़ाहिर है कि अपनी मर्ज़ी से जो punishments दे दी जाती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। due to the theory devolved by Beccaria, the early concepts of crime and criminal which were based upon the criminal rather than the crime, which eventually led to the need of the concentrating on the personality of an offender in determine the causation of crime। अच्छा, इसको आप लोग आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी कि इसकी जो ड्रॉबैक्स थे वो बेसिकली ये थे कि सबसे पहले तो इन लोगों ने फ्री विल थ्योरी के ऊपर चूँकि ज़ोर ज़्यादा दिया, तो इन लोगों ने ये स्टेट ऑफ माइंड कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसेन है, कोई जो है वो माइनर है, कोई इनकेपेबल ऑफ जो है वो हैविंग कॉन्शियसनेस ऑफ द क्राइम समवन इज़ कमिटिंग, तो वो जो बंदा है उसको ज़ाहिर है कि डिफरेंटली डील किया जाएगा। कोई जुवेनाइल है तो उसके लिए फिर वो डिफरेंट चीज़ें हैं, इन लोगों ने उनमें से किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। प्लस रिपीटेड ऑफेंडर्स और फर्स्ट टाइम जो बंदा क्राइम कर रहा है उसमें भी जो है ना वो इन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा सज़ाओं में, सेवेरिटी में कोई किसी किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं रखी, तो सबको एक जैसी सज़ाएँ। तो ये कुछ गलतियाँ थी इसके अंदर। खैर ये था जी क्लासिकल स्कूल। अब हम इसके बाद न्यू क्लासिकल स्कूल जो स्कूल है क्रिमिनोलॉजी का उसको डिस्कस करेंगे, और जो है वो इस थ्योरी को इंशाल्लाह फिर हमारा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट मुकम्मल हो जाएगा न्यू क्लासिकल स्कूल के साथ। अच्छा जी, अब हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन था क्लासिकल स्कूल का। क्लासिकल स्कूल में हमने जो फ्लॉज और ड्रॉबैक्स पढ़े थे उनको न्यू क्लासिकल थ्योरीज के अंदर रिफाइन कर दिया गया, क्लासिकल स्कूल की थ्योरीज को बेहतर कर दिया गया, इनके फ्लॉज और ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया गया, बेहतर तरीके से डिफाइन कर दिया गया। तो क्लासिकल स्कूल का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो न्यू क्लासिकल स्कूल है। तो न्यू क्लासिकल स्कूल के अंदर हम इसको थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं। इसने एक तो कैटेगराइज कर दिया कि जो है वो इडियट्स, इनसेन पर्सन्स और इनकैपेबिलिटी को डिफ़ाइन कर दिया। सर्कमस्टांसिस के हवाले से उसको रैशनलाइज कर दिया कि अगर किसी के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हैं तो मे भी एक शख्स जब क्राइम कमिट कर रहा है तो वो ऐसी सर्कमस्टांसिस में कर रहा हो, ऐसे हालत हो उसकी, ऐसा बैकग्राउंड हो उसका कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता हो ऑन ग्राउंड्स की बेसिस पे। तो ये बेसिकली क्लासिकल स्कूल का कंट्रीब्यूशन था मेजरली। आइए इसको हम स्टडी कर लेते हैं स्लाइड्स के साथ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। स्लाइड्स मैंने इसीलिए बना दी थी कि आप लोग ज़रा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। द फ्री विल थ्योरी developed by the classical school did not survive for too long because of ignoring the individual differences under certain situations and treating first offenders and the habitual alike irrespective of the crime committed। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि चूंकि ये irrespective of the crime committed ये हैबिचुअल और फर्स्ट ऑफेंड टाइम जो लोग ऑफेंस कमिट कर रहे हैं उनको एक ही तरह से इस तरह से डील करते थे। इस वजह से इन बिनाओं पर, इन वजूहात की बिना पर जो क्लासिकल स्कूल कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसने इन चीज़ों को दूर किया। द न्यू क्लासिसिस्ट असर्टेड that certain categories of offenders such as minors, idiots, insanes or incompetent head cannot be treated equally as a prudent man in matters of punishment irrespective of the similarity of their criminal act। अब देखिए कि उन्होंने बताया कि इन कैटेगरीज के लोगों को हम इक्वली एक प्रूडेंट मैन के साथ ट्रीट नहीं कर सकते इनके क्राइम को, इनको हमको लीनियंट वे में डील करना होगा। बिकॉज दीज पर्सन वर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कंडक्ट और ऑफ द एक्ट कमिटेड। ठीक है, तो उसकी नेचर ऑफ कंडक्ट से वो वाकिफ़ ही नहीं थे या उसको वो कॉन्शियसली समझ नहीं सकते थे, और मे बी इन द केसेस ऑफ कंपल्शन भी ये प्ले इनको मिल सकती है। अच्छा जी, द न्यू क्लासिकल स्कूल वॉज ग्रेटली
appreciated because of evolution of theory of differentiating the aforementioned categories from the other criminals on the basis of their mental depravity was indeed a progressive step. और यकीनन ये था भी एक progressive step, बहुत important था. Thus, it would be seen that the main contribution of new classical school of criminology lies in the fact that the theory of classical school and suggested that an individual might commit criminal acts due to certain justifying circumstances, and such situations must be taken under consideration while discharging the criminal liability. ये देखिएगा criminal liability की बात हमने ऊपर की भी थी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है इनकी बिना पर. देयरफॉर अलॉन्ग विद द क्रिमिनल एक्ट द अदर फैक्टर्स सच एज द पर्सनैलिटी ऑफ द क्रिमिनल, अब क्रिमिनल की पर्सनैलिटी भी एक्सक्यूज हो सकता है, द मोटिव्स, प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री, जनरल करेक्टर, इट इज शुड नॉट बी लॉस्ट वाइल असेसिंग हिज गिल्ट. अब उसका गिल्टी होना ज़रूरी, तो गिल्ट कि वो गिल्टी है भी या नहीं, उसका गिल्ट साबित करने के लिए इन चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना बड़ा ज़रूरी है. तो टूडेज ज्यूरी सिस्टम हैज़ inculcated the approach of the new classicists by granting leniency, अब मैंने कहा था कि lenient behavior रखना पड़ेगा, to the aforementioned classes as to the shortcomings of new classical school of criminology. It believed that criminals are nuisance to the society and therefore must be expelled. अब न्यू क्लासिकल स्कूल की भी उन्होंने एक जो है ना वो इसमें शॉर्टकमिंग को डिस्कस किया कि जो है वो क्रिमिनल जो हैं वो न्यूसेंस हैं और दे मस्ट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द सोसाइटी. खैर, इसको हम फर्दर फिर जब इसकी थ्योरीज को डेप्थ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर भी डिस्कशन होगी इसके ऊपर. मगर खैर, क्लासिकल स्कूल हमारे इस पर मुकम्मल हो गया. अब इंशाल्लाह इसके बाद पॉजिटिव स्कूल के ऊपर एक थ्योरी पूरी सीरीज़ आएगी, वीडियो आएगी इंशाल्लाह, और उनको हम टर्न बाय टर्न बायोलॉजिकल थ्योरीज़ को थ्योरी वाइज चलेंगे. एक एक थ्योरी पे एक एक वीडियो बनाना पड़ेगी क्योंकि डेफिनेटली वो लेंथी होती हैं. तो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ और साइकोलॉजिकल थ्योरीज़, सोशलॉजिकल थ्योरीज़ एंड पॉजिटिव स्कूल को ओवरऑल कवर करेंगे सारे को इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जी. आपको उम्मीद है कि लेक्चर से समझ आई होगी, फ़ायदा हासिल हुआ होगा. तो इफ़ इट हेल्प यू एनी वे, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इसका जो है ना वो बेहतरीन कंटेंट का इस्तेमाल भी करें. आपको वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. थैंक यू वेरी मच.